नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज अग्रवाल फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। वो टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार जो है यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो परीक्षाओं में लगातार ही जो है पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ सवाल पूछे जाने की लगातार बारंबारता रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले सवाल जो हैं वो आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो परीक्षा हॉल में जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे उसका आंसर आज के इस सेशन में आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और जैसा कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन भी बीपीएससी का ने आउट कर दिया है 72वीं बीपीएससी परीक्षा की, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा भी जुलाई में संभावित तिथि कमीशन ने दिया हुआ है। तो उस दृष्टि से भी जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरे सेशन को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो भारत शासन अधिनियम 1909 है उस पर भी हमने चर्चा की हुई है, मार्ले मिंटो सुधार जो है, और मैंने यहाँ पढ़ाया था और वहीं से बीपीएससी के मेंस में जो है वो प्रश्न पूछ लिया गया 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। वहाँ से सीधे सीधे सवाल आ गए थे। तो आप में से जिसने उस सेशन को अच्छे से देखा होगा, निश्चित रूप से आपने प्री के लिए तो यह महत्वपूर्ण था ही, और मेंस में भी यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे गए, तो आप वहाँ कंफर्ट स्थिति में रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने पहले भी कई बार चर्चा किया है कि अंग्रेज शासकों के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पे जो है अधिनियम जारी किए जाते थे, चार्टर एक्ट जारी किए जाते थे। ठीक है ना, जिसके द्वारा जो है भारत में विभिन्न भारत से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान उसमें शामिल किए जाते थे, और क्रमिक रूप से भारत में सुधारों का जो है आगाज किया जाता रहा है इन्हीं विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के माध्यम से। तो उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 का दोस्तों। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह अधिनियम जो था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार जो था दोस्तों, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था दोस्तों। ठीक है ना, इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दिशा में एक औपचारिक कदम जो है दोस्तों वो उठाया गया था। ठीक है ना, ऐसा पहली बार जो है इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था। लेकिन चूंकि वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनका चाल चरित्र हमेशा एक समान नहीं होता था, वो कुछ भी करते थे उसके अंदर जो है उनके अपने हित जो होते थे वो निहित होते थे, ना कि वो भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाते थे, कोई भी प्रावधान करते थे। ठीक है ना, और इस अधिनियम के द्वारा भी कुछ ऐसा ही हुआ जो अभी आपको सेशन के माध्यम से पता चलने वाला है कि यह अधिनियम किस प्रकार जो है अंग्रेजों का एक दोहरी चाल साबित हुआ, जिसमें एक तरफ तो उसने उत्तरदायी शासन की बात की कि हम उत्तरदायी सरकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे तरफ उसने जो है द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी, और गवर्नर के हाथ में जो है, गवर्नर जनरल के हाथ में जो है असीमित वीटो की शक्ति जो है दे दिया। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से अभी मतलब जब ये अधिनियम पारित हो रहा था, इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी तो मिली दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही जो है उनको लंगड़ा बना दिया गया था। ठीक है ना, कैसे लंगड़ा बना दिया गया था वो भी अभी आज के सेशन में आपको पता चलने वाला है। ठीक है ना, मतलब लंगड़ा प्रशासन, अधिकार तो दे दिया, पैसा दिया ही नहीं। ठीक है ना, अब अधिकार दे दिया कि भाई आपको अमुक कल्याणकारी योजना जो है बनाना है। ठीक है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, लेकिन काम कैसे करेंगे? पैसा होगा तब ना करेंगे, बिना पैसे कुछ होता है? नहीं होता है ना। तो ये सब जो कूटनीतिक चाल चरित्र जो है अंग्रेजों का वो दिखता है। अभी आपको सारे बिंदुओं पे अभी हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण चीज
कि जो 1909 का अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। सांप्रदायिकता को 1909 के अधिनियम के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसी पृथक निर्वाचन मंडल वाली बात जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था, 1919 ईस्वी में आकर के जो है इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है विस्तार कर दिया और कुछ अन्य वर्गों को भी जो है, कुछ अन्य जातियों को जो है इसके अंदर शामिल कर लिया गया था दोस्तों। तो इन सभी विषयों पे आज हम डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि की अगर बात कर लें तो जैसा कि हमने मार्ले मिंटो सुधार के समय भी बताया था आपको, वही चीज यहाँ भी लागू होती है कि तत्कालीन भारत सचिव थे एडविन मोंटेग्यू। कौन थे? एडविन मोंटेग्यू, ये भारत सचिव के पद पे थे। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, तो ये भारत सचिव और जो भारत में वायसराय थे, ये दोनों मिलकर के एक रिपोर्ट बनाए। कब? 1918 ईस्वी में। ठीक है, और उसी के आधार पे जो है यह 1919 का जो अधिनियम है दोस्तों, यह पारित किया गया, इसे अमली जामा पहनाया गया। तो इन्हीं दोनों के योगदान की वजह से, क्योंकि रिपोर्ट जो बनाई गई थी 1909 का अधिनियम से संबंधित, 1919 का अधिनियम से संबंधित, वो एडविन मोंटेग्यू जो कि भारत सचिव थे उनके द्वारा, और उनका साथ दे रहे थे कौन? वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू की जोड़ी ने जो है एक रिपोर्ट बनाई और 1918 ईस्वी में उस रिपोर्ट को इन्होंने प्रकाशित किया था। और उसी के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है भारत में दोस्तों लागू किया गया था। तो इसलिए हम इस अधिनियम को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है मार्ले मिंटो सुधार में और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। कई बार परीक्षा में ईयर डाल के ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और ईयर दे देगा एक साइड 1909, 1919 ऊपर नीचे करके डाल देगा और आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो 1909 वाला जो अधिनियम था वह था मार्ले मिंटो सुधार, और ये 1919 वाला जो है ये एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट के आधार पे जो है यह अधिनियम लाया गया था। इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उस समय हुआ क्या था। ठीक है ना, ये जो मोंटेग्यू थे भारत सचिव, इन्होंने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को, कब? 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को जो है ये एडविन मोंटेग्यू जो थे, इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है ना, यह कथन उन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर जो है दिया था। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर देखें तो इस अधिनियम को, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि किस अधिनियम को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अधिनियम तो बहुत सारे हैं, तो जिस दिन हम संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे होंगे उस दिन हम बाकी सारे अधिनियमों के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अभी हमने अधिनियम के अंतर्गत 1909 करा दिया है, आज 1919 पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम 1935 की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये अधिनियम जो था 1919 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? 20 अगस्त 1917 को जो है मोंटेग्यू जो भारत सचिव थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि हम भारत में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज आपको जो जाननी चाहिए कि यह अधिनियम जो 1919 वाला था, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको अभी लाने का प्रेशर कहाँ से आया? क्यों अंग्रेजों ने, क्यों ब्रिटिश शासन ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से
1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में जो है बहुत अधिक असंतोष बढ़ गया था दोस्तों। क्या बढ़ गया था? असंतोष बढ़ गया था। दूसरी ओर 1916 ईस्वी में जो है 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन भी भारत में चलाया जा रहा था। क्या चलाया जा रहा था? होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था। ये होम रूल आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था, जिसमें मद्रास से नेतृत्व कर रही थी एनी बेसेंट और पुणे से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इस होम रूल आंदोलन के कारण भी जो है अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही हम जब क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित पढ़ रहे थे विषयों को, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था वो 2 चरणों में, ठीक है ना। पहला चरण जो है वह 1900 से हमने 1915 पढ़ा, और दूसरा जो है 1920 से लेकर के 1930 के बारे में जाना था, काफी विस्तार से जाना था, इस पर हमने चर्चा किया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है संतुलित करने के लिए भी जो है एक प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर पैदा हुआ। ठीक है ना, तो वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि भारतीयों को, भारतीय जनमानस को जो है संतुष्ट किया जा सके, ताकि हमें, हमारे पास बताने के लिए कुछ रहे कि हमने आपके हित में ये किया है, ये काम हम कर रहे हैं, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ जो युवा बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए, उस पर विराम दिया जाए। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारियों के द्वारा जो है बहुत तरह के हिंसक कार्रवाई किए गए थे, जिससे अंग्रेजों को क्षति पहुंच रही थी, नुकसान पहुंच रहा था। होम रूल लीग की बात हमने कर ही ली। जो होम रूल आंदोलन भारत के 2 केंद्रों से संचालित किया जा रहा था, तो उससे भी प्रेशर क्रिएट हुआ। इसके साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे भी भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष जो है बढ़ गया था दोस्तों। तो यही वे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजी शासन ने भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया, और इसके द्वारा जो है कुछ सुधार को भारत में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया दोस्तों। अगर हम इसके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन की अगर बात करें, तो क्या किया गया? पहला परिवर्तन कि जो भारत परिषद, जो इंडिया काउंसिल थी, जिसके सचिव की हम बात कर रहे थे, तो भारत परिषद के अंदर जो है दोस्तों सदस्यों की न्यूनतम संख्या को 8 तक सीमित किया गया और अधिकतम 12 तक निश्चित किया गया। ठीक है ना, मतलब 8 से 12 सदस्य जो हैं ये भारत परिषद में शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, क्या? दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसको 8 से 12 तक शामिल किया गया, न्यूनतम 8 से अधिकतम 12 तक जो है निश्चित किया गया। इसके साथ ही जब हम धन का निष्कासन सिद्धांत पढ़ रहे होंगे, उस समय हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे कि ये परिवर्तन जो था कि अब भारत परिषद का जो खर्च था, क्योंकि भारत परिषद जो थी यह लंदन में थी, ठीक है, और भारत से संबंधित मुद्दों को ये देखती थी, तो भारतीय राजस्व से जो है उनके वेतन भत्ते उनको दिए जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह भारतीय राजस्व पर एक प्रकार का बोझ था। तो इस अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है दोस्तों भारतीय राजस्व के बजाय जो है ब्रिटिश राजस्व से इनके खर्चे को पूरा करने का जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। किससे? ब्रिटिश राजस्व से जो है अब इनके वेतन भत्ते इत्यादि जो भी खर्च होते थे वो देने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही लंदन में जो है एक नए पद का सृजन किया गया दोस्तों। वो पद क्या था? वो पद था भारतीय उच्चायुक्त। ठीक है ना, भारतीय उच्चायुक्त नामक पद का जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, गठन किया गया, सृजन किया गया? लंदन के अंदर किया गया दोस्तों। ठीक है ना। और अब जो है भारत सरकार की ओर से जितने भी तरह के व्यापारी कार्य थे, आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित जो भी चीजें थी, वो सारा दायित्व जो है अब ये भारतीय उच्चायुक्त के द्वारा संभाला जाने लगा था दोस्तों। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो एक और विधायिका में जो परिवर्तन किया गया उसकी अगर बात करें, तो केंद्र सरकार में परिवर्तन किया गया कि वहां पे 2 सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। और केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली व्यवस्था शुरू की गई दोस्तों। ठीक है ना। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई दोस्तों। इस प्रावधान की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत सरकार अधिनियम
1919 से हुई। तो आपसे परीक्षा में सीधे सीधे इस बारे में पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या किया गया कि जो दो परिषद थी, तो एक क्या थी, राज्य परिषद, और दूसरा क्या थी, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, तो जो राज्य परिषद, जैसे हम अगर वर्तमान भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या है, केंद्र में अगर हम दिल्ली की बात करें तो राज्यसभा है और लोकसभा है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अभी भी वर्तमान में उच्च सदन बोला जाता है, और जो लोकसभा है उसे क्या बोला जाता है, निचला सदन बोला जाता है। तो ठीक इसी का सिमिलर स्वरूप आपको याद रखने के लिए जानना जरूरी है कि जो द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में की गई, उसके अंतर्गत राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन भी बोला जाता था, के अंतर्गत 60 सदस्यों के होने का प्रावधान किया गया। कितने सदस्यों का, 60 सदस्यों का। और इन 60 सदस्यों में दोस्तों 33 सदस्य जो थे वो निर्वाचित हो सकते थे, और 27 सदस्य जो थे वो मनोनीत हो सकते थे। ठीक है ना, मतलब राज्य परिषद उच्च सदन में जो है कुल 60 सदस्य का प्रावधान किया गया कि इसमें 60 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं, जिसमें 33 सदस्य को जो है निर्वाचित किया जाना था, और 27 सदस्य को 27 सदस्य मेंबर्स को दोस्तों मनोनीत किया जाना था। और इनका कार्यकाल कितना होना था, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित किया गया दोस्तों। ठीक है, परीक्षा में यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो केंद्रीय विधानसभा थी, निचला सदन था, ठीक है ना, उसमें कितने सदस्यों का व्यवस्था किया गया, उसमें 145 सदस्यों का प्रावधान किया गया कि निचले सदन में जो केंद्रीय विधानसभा के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें 145 सदस्य होंगे, जिसमें से 104 निर्वाचित होंगे और 41 जो है मनोनीत होंगे। और इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। मतलब क्या चीज निकल के आएगी, राज्य परिषद कुल 60 सदस्य, जिसमें 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा मतलब निचला सदन, इस निचले सदन में जो है कुल 145 सदस्य, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होंगे और 41 सदस्य जो है दोस्तों वो मनोनीत होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया, इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है ना, कि ये एक बार चुने जाएंगे, चुन के सदस्य बनेंगे तब भी, और मनोनीत होकर सदस्य बनेंगे तब भी इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इसे ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में मैंने अभी क्या कहा था कि 8 और 12, न्यूनतम 8 तो फिक्स ही है कि होना है, और अधिकतम 12। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों 8 सदस्यीय जो ये परिषद थी, इसमें से 3 भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया कि 8 सदस्यीय जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, उसमें से 3 सदस्य जो है वो भारतीय होने ही चाहिए, और इसे अनिवार्य प्रकृति का बना दिया गया। ठीक है, यह अनिवार्य बना दिया गया कि 8 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य में अनिवार्य रूप से भारतीय सदस्य शामिल होंगे, 3 लोग। ठीक है, अब बात करते हैं मताधिकार की दोस्तों। ठीक है, चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुए, हमने दोनों सदन की बात कर ही ली, उच्च सदन और निचले सदन की। उसके सदस्यों की बात कर ली, तो उसके सदस्यों में हमने निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य की बात कर ली। अब निर्वाचित सदस्यों का जो है वो चुनाव कैसा, किस प्रकार होता था, किस प्रणाली से होता था, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना था, ये निश्चित किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे। लेकिन जो मताधिकार की व्यवस्था थी वो अत्यंत सीमित प्रकृति की थी दोस्तों। अभी वर्तमान भारत में क्या है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक मतदान का अधिकारी हो जाता है, वो वोट डाल सकता है। लेकिन तत्कालीन समय में, जिस समय पे भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया जा रहा था, लागू किया गया था, उस समय पे जो है बहुत कम आबादी जो है मताधिकार का प्रयोग कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अभी के लिए क्या है कि 18 वर्ष की आयु निश्चित कर दी गई है और कोई अन्य विशेष योग्यता रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। लेकिन तत्कालीन समय में
मताधिकार की व्यवस्था अत्यंत सीमित लोगों तक जो है वह शामिल करती थी अपने अंदर, ठीक है ना, जिनमें एक आधार क्या था, संपत्ति, कि जो अधिक संपत्ति वाले लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार था, ठीक है, जो कर अधिक देते थे उनको वोट डालने का अधिकार था, जो अधिक पढ़े लिखे थे, बहुत अधिक शिक्षित थे, उनको क्या था, वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इन जो क्राइटेरिया जो तय किए गए थे, इन क्राइटेरिया के माध्यम से जो है कुल जनसंख्या का मात्र सिर्फ 2 से 3% जो जनसंख्या थी वही इसके अंदर आच्छादित थी दोस्तों, ठीक है ना। सिर्फ 2 से 3% आबादी ही मताधिकार का प्रयोग कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रावधान बनाए गए थे कि संपत्ति वाला प्रावधान, कर वाला प्रावधान, उच्च शिक्षा वाला प्रावधान, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 2-3% आबादी जो है वो मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सांप्रदायिकता वाली बात जो हमने की अभी प्रारंभ में, कि विस्तार किया गया था कि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके अंदर क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान कर दिया गया था। अब 1909 में अंग्रेजों ने अपने फूट डालो राज करो की नीति को आगे भी जारी रखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पृथक निर्वाचन के प्रणाली को जो है पहले 1909 के एक्ट में क्या किया था, सबसे पहले 1909 ईस्वी के एक्ट में, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते थे, इस मार्ले मिंटो सुधार के अंदर क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है इसको और विस्तार दिया गया, ठीक है ना। अब सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा जो है, इसमें जो शामिल वर्ग थे उसमें सिख, जो भारतीय ईसाई थे, वो जो एंग्लो इंडियन थे, जो कुछ यूरोपीय भारत में रहते थे, तो सांप्रदायिक विस्तार जो है निर्वाचन क्षेत्रों का इन सबों तक कर दिया गया, ठीक है ना। 1909 में सिर्फ मुसलमानों तक यह सीमित था, अब इसमें कौन कौन आ गया, सिख भी आ गए, सिख के साथ साथ जो है भारतीय ईसाई भी आ गए, एंग्लो इंडियन भी आ गए और कुछ यूरोपियन भी आ गए दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे पूछ लेगा कि सिखों को कब जो है सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के लिए विस्तार किस अधिनियम के द्वारा जो है दिया गया था या शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पृथक निर्वाचन में इन्हें शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, सांप्रदायिकता का जो है विस्तार किया गया इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात जहाँ से परीक्षा में खूब सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, इसे गलती नहीं करना है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करना इस भारत सरकार अधिनियम 1919 की समझिए कि सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक था, ठीक है ना। इस अधिनियम के इस 1919 का जो एक्ट था, इसका सबसे बड़ा विशेषताओं में से एक क्या था, इसके सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो द्वैध शासन की व्यवस्था है, इस द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है ना। इसका प्रतिपादक कौन है, किसने इसका प्रतिपादन किया, तो लियोनेल कार्टियस नाम के व्यक्ति ने जो है द्वैध शासन व्यवस्था का विकास किया था। ये अवधारणा जो है किसने दिया था द्वैध शासन का, लियोनेल कार्टियस ने अवधारणा पहली बार दिया था द्वैध शासन का। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लियोनेल कार्टियस, ठीक है दोस्तों। ये लियोनेल कार्टियस ने सबसे पहले जो है द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट जो है उजागर किया था, लाया था, प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता था, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बनते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया।
एक कर दिया गया आरक्षित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, और इन्हीं विभाजनों के द्वारा जो कुछ भारतीय प्रतिनिधि भी विधानमंडल में शामिल थे उनके पर कतर दिए गए दोस्तों। यही वो प्रावधान था, इसको समझने की जरूरत है। अब अंग्रेजों ने किया क्या, अंग्रेजी शासन ने, कि इन दो विषयों के अंदर जो है द्वैत शासन, क्योंकि दो प्रकार से जो है विभाजन कर दिया। ठीक है, दो प्रकार से विभाजन कर दिया। एक आरक्षित विषय, ठीक है, मतलब कुछ विषयों को रिजर्व कर दिया, ठीक है, जिस पे निर्णय या उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही करने के लिए जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, ठीक है ना, वही उत्तरदायी होगा और उसी के माध्यम से ही कार्य होगा। और इस आरक्षित विषय के लिए जो है विधायिका से उत्तरदायित्व हटा लिया गया, मतलब विधायिका की कोई उत्तरदायी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी इन आरक्षित विषयों के लिए। तो अब परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय शामिल थे, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें डाले गए थे। तो वो है वित्त व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको आरक्षित विषय के अंतर्गत जो है दोस्तों शामिल किया गया था, इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आरक्षित विषय के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, वित्त को, पुलिस को, न्याय को और राजस्व को। अब यहीं पे भारतीयों का पर कतर दिया। ठीक है ना, जो विधायिका है उसको पंगु बना करके रख दिया। ये कहने की बात थी कि उसमें जो है भारतीय प्रतिनिधित्व भी शामिल थे। ठीक है ना, लेकिन अब शामिल रहने से क्या होता है भाई, कोई योजना सरकार कब इम्प्लीमेंट करती है, जब उसके पास वित्त होता है। नहीं तो क्या होगा कि योजना बनाएगी, पत्थर गड़वा देगी, शिलान्यास हो जाएगा और काम होगा ही नहीं। पता चला कि 20 साल के बाद कोई नई सरकार आई है, तो वो जो है उसको निर्माण कार्य करवा रही है। अगर उसको लगता है कि वास्तविकता में इसकी जरूरत है तो निर्माण कार्य करवा के और उद्घाटन करवा देती है। ठीक है, नहीं तो वो शिलापट जो होता है शिलान्यास वाला, वित्त के अभाव की वजह से वो वैसे के वैसे रह जाता है। ठीक है ना, कोई देखने वाला उसका नहीं होता है। यहीं इसी प्रकार पर कतरे इन विषयों के विभाजन के द्वारा अब जो आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे उसके अंदर दोस्तों। ठीक है, अब वित्त पे निर्णय कौन लेगा, तो गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद है वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद वो डिसीजन लेगा। ठीक है ना, पुलिस व्यवस्था को अपने पास अंग्रेजों ने रखा। ठीक है, वायसराय के कार्यकारी परिषद में उसको रखा। ठीक है, अब पुलिस को रखा तब पुलिस व्यवस्था का संचालन वो अपने तरीके से करेगा ना, अपने तरीके से करेगा। जहां पे दमन चक्र चलवाना है अपने ऑर्डर से चलवाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, न्याय की बात करें तो अपने पास अधिकारिता रखेगा तभी तो अपने हित की बात करते हुए किसी को न्याय देगा या नहीं देगा। राजस्व जो टैक्स वसूल करके जो लाया जा रहा है उसको अपने पास रखेगा तब तो उसके हितों का संवर्धन होगा। तो चुन चुन के वैसे विषयों को इन आरक्षित विषयों के अंदर शामिल किए गए दोस्तों जो अंग्रेजों का हितवर्धन करने वाले थे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तत्कालीन समय में जो अंग्रेजों के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उनके औपनिवेशिक हितों को पुष्ट करने के लिए उसको आरक्षित विषय में शामिल कर दिया गया। ठीक है, जैसे वित्त की हम बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, राजस्व की बात करते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से जो है काम करता था। ठीक है ना, और विधायिका की जो है उत्तरदायित्व इसके प्रति नहीं थी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हस्तांतरित विषय की। हस्तांतरित विषय में जो है इसके प्रति जो है विधायिका को उत्तरदायी बनाया गया। पहली बात तो ये कि ये जो हस्तांतरित विषय थे इसके लिए विधायिका को उत्तरदायी बना दिया गया। ठीक है, और जो शिक्षा थे, स्वास्थ्य थे, कृषि थे, स्थानीय स्वशासन थे, ये सारे ऐसे मुद्दे थे, ऐसे विषय थे
जो लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे दोस्तों। जो अगर इसका सुधार होता, अगर शिक्षा का विकास किया जाएगा, अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक की जाएगी, अगर स्थानीय प्रशासन को जो है प्रश्रय दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? अगर स्थानीय प्रशासन को प्रश्रय दिया जाएगा तो क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। जो गांव के लोग हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनकी भी भागीदारी स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो है शासन में हो सकेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं में हो सकेगी, ठीक है ना। लेकिन इन विषयों को हस्तांतरित विषय में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन अगर हॉस्पिटल बनाना है मंत्री जी को, जो तत्कालीन समय में भी मान लेते हैं कि विधायिका में शामिल थे, सदस्य थे, और उनको मंत्री भी बना दिया गया था, तो अगर मंत्री जी को कोई हॉस्पिटल बनवाना है स्वास्थ्य के लिए, अगर मान लो कि शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा करने के लिए स्कूल खुलवाना है गांव में, तो उसके लिए क्या चाहिए? वित्त चाहिए, लेकिन वित्त का अधिकार तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे काम होगा बताइए? है ना सोचने वाली बात। तो अंग्रेजों ने ये वो काम किए कि, इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा था, सेशन के प्रारंभ में ही कहा था कि लंगड़ा प्रशासन पंगु बना के छोड़ दिया, ठीक है। आपको कहने के लिए तो शिक्षा में सुधार की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, स्वास्थ्य में सुधार की जिम्मेदारी दे दी गई, कृषि में सुधार की जिम्मेदारी दे दी गई, स्थानीय स्वशासन में जिम्मेदारी दे दी गई, और विधायिका को जो है उत्तरदायी भी बना दिया गया। विधायिका को हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी भी बना दिया गया। लेकिन कोष कहाँ से आएगा? वित्त कहाँ से आएगा? क्योंकि वित्त के लिए तो फिर वही वायसराय कार्यकारी परिषद के पास जाकर गिरगिराना पड़ेगा, और पैसा कौन खर्च करना चाहता है बताइए? कार्यकारी परिषद के पास पैसा मांगने के लिए जाएगा तो भगा देगा कि नहीं है फंड, अभी अधिक टैक्स नहीं, राजस्व अधिक नहीं आ रहा है, तो और सब पैसा भेज देगा इंग्लैंड। समझ में आई बात? तो यही चाल थी अंग्रेजों की, ठीक है ना। जो दोहरे चरित्र की हम बात कर रहे थे वो इसी रूप में स्पष्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना, कि विधायिका को हस्तांतरित विषय के लिए जो है जिम्मेदार बना दिया गया, लेकिन उनके पास वित्त की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। और जो हस्तांतरित विषय होते थे, इस पे भी एक फिल्टर लगा हुआ था, ठीक है ना। क्या था कि जो निर्वाचित मंत्री थे, शासन गवर्नर जो चलाता था वो निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से चलाता था, ठीक है। लेकिन जो लोक कल्याणकारी विषय थे वो हस्तांतरित विषय के अंदर आते थे। विधायिका के प्रति उत्तरदायी था, यह हस्तांतरित विषय के प्रति विधायिका उत्तरदायी था, लेकिन कोष नहीं है। कोष नहीं है तो काम कैसे होगा? कुछ होगा नहीं होगा, तो कहने का मतलब पेपर की बातें पेपर पे ही धरी की धरी रह जाएंगी दोस्तों, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह कब तक लागू रहा दोस्तों। तो प्रांतों में जो इस द्वैत शासन को लागू किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, इसे 1921 से लेकर के 1937 तक जो है प्रभाव में रखा गया। कब से कब तक? 1921 से 1937 तक, ठीक है। और 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, जैसे 1909 के बाद 19 आया, फिर 19 के बाद 1935 का अधिनियम लाया गया था, तो 1919 ईस्वी के 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है इस द्वैत शासन को खत्म कर दिया प्रांतों से। खत्म करने के बाद जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी, ठीक है ना। इस प्रकार प्रांतों में जो है द्वैत शासन कब से कब तक लागू रहा दोस्तों? 1921 से 1937 तक, इसे ध्यान रखेंगे। और इसे खत्म कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है दोस्तों इसे खत्म कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे सुधार की दिशा में, जो आगे बढ़े थे, उसकी बात करते हैं। तो पहली बार है दोस्तों बजटों का पृथक्करण किया गया। मतलब क्या कि जो प्रांत के बजट थे, प्रोविंस के बजट थे, उसको जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है।
क्या किया गया, बजट को अलग कर दिया गया, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से जो है अलग कर दिया गया। अब प्रांतों को अपना बजट जो है स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया प्रांतों को, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है यह, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा में सवाल यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब क्या हुआ, जो 1919 का अधिनियम था, इससे केंद्रीय बजट अलग, प्रांतीय बजट अलग, प्रांतों को अपना अपना बजट जो है बनाने का अधिकार दे दिया गया और उन बजट को अपने विधायिका के अंदर जो है प्रांतों में पारित करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यह एक बड़ा परिवर्तन था तत्कालीन समय में दोस्तों विधायिका के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हमने लोक सेवा आयोग की बात की है, पहले भी हमने पिछले सेशन में लोक सेवा आयोग से संबंधित, सिविल सेवा के विकास से संबंधित बहुत ही विस्तृत चर्चा की हुई थी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है दोस्तों धारा 96C, धारा 96C को शामिल किया गया और इस धारा 96C के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर कमीशन थोड़ा सा भी अंदर जाएगी दोस्तों तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे हो सकता है कि अब प्रावधान पूछ ले। ठीक है, आपसे धारा पूछ लिया जाएगा, तो धारा कौन सी है, जिस धारा के अंतर्गत भारत के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा 96C, धारा 96C के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसी के आधार पे जो है भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि ली कमीशन का गठन किया गया था लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित सिफारिश करने के लिए। ठीक है, तो जब ली कमीशन ने, ली आयोग ने जब सिफारिश की तो उसके बाद वर्ष 1926 में क्या किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यह भी है परीक्षा की दृष्टि से है दोस्तों। ठीक है, यह सवाल पूछे जा सकते हैं और इस धारा को याद रखेंगे, धारा 96C के तहत प्रावधान किया गया लोक सेवा आयोग से के गठन से संबंधित। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे, वो क्या है, वो है नरेंद्र मंडल। दोस्तों क्या आप जानते हैं नरेंद्र मंडल क्या है? अब भारत में अंग्रेजों का शासन का विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र था जहाँ पे ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ क्षेत्र थे जो भारत के अंदर थे, लेकिन उस पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। ठीक है ना, मतलब कुछ राजे रजवाड़े थे, कुछ रियासतें थी जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं थी। तो एक नरेंद्र मंडल का जो है स्थापना किया गया दोस्तों। यह एक मंच था, यह एक मंच था कि जो राजे रजवाड़े थे वो वायसराय के पास अपनी बात को प्रत्यक्षतः जो है उनसे मिल करके पहुंचा सके अपने, परंतु उनका जो रियासत था जहाँ के वे राजा थे उससे संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो उस पर चर्चा करने के लिए वायसराय से वो मिल सकते थे। तो उसी के लिए एक नरेंद्र मंडल नाम के मंच का जो है दोस्तों क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है ना, कब किया गया, 1921 ईस्वी में किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के सुझावों पे के आधार पे जो है यह मंच बनाया गया था, एक सेतु बनाया गया था जो वायसराय हैं उनसे और जो राजा रजवाड़े हैं उनके बीच में मीटिंग के लिए या उनकी समस्याओं के निदान के लिए, चर्चा के लिए। तो वो अधिनियम था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, नरेंद्र मंडल का स्थापना किया गया, ताकि रियासतों के राजाओं को उनके साझा हितों के मुद्दों पे जो है वायसराय से परामर्श करने के लिए एक मंच मिल सके। ठीक है ना, वायसराय से परामर्श करने के लिए क्या मिल सके, एक
मर्ज मिल सके, ठीक है ना। तो नरेंद्र मंडल से अक्सर इसके स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और इस नरेंद्र मंडल के स्थापना का उद्देश्य क्या था उस पर हमने चर्चा कर ही ली, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से आप याद रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं, इसके प्रावधानों की अगर बात करें तो 10 वर्ष के बाद जो है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, जैसे ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, तो ऐसा प्रावधान किया गया था इसके अंदर कि 10 वर्ष के बाद यह अधिनियम जो प्रभावी हुई है भारत में, तो अगले 10 वर्ष के बाद जो है एक जांच आयोग गठित किया जाएगा जो यह एनालाइज करेगी कि इस अधिनियम के द्वारा जो इसके प्रावधान थे और जिस प्रकार के सुधार अंग्रेज भारत में लागू करना चाह रहे थे वो ठीक से हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसके लिए 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष के बाद जो है एक आयोग के गठित किए जाने का प्रावधान किया गया दोस्तों। और यही आयोग जो है साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? साइमन कमीशन के रूप में। हम साइमन कमीशन टॉपिक जिस दिन कर रहे होंगे उसे विस्तृत रूप से इसके बारे में एक एक बारीकियों को जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि 1919 के अधिनियम को जो लागू किया गया था भारत में, प्रभावी बनाया गया था, तो वो किस प्रकार से काम कर रही है, उसके प्रावधान को कितना जो है इम्प्लीमेंट किया गया और क्या उससे कुछ सकारात्मक या नकारात्मक सुधार, सकारात्मक सुधार हुए या उसका प्रभाव नकारात्मक रहा, इस पे रिपोर्ट देने के लिए जो है एक जांच कमीशन के आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था जो 10 वर्ष के बाद गठन किया जाना था दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और वो कमीशन कौन था? 1927 में गठित होने वाला साइमन कमीशन दोस्तों, ठीक है ना। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन जब 1927 में इंग्लैंड में गठित किया गया दोस्तों, तो ये सर साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। यह साइमन कमीशन जो था ये 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत की धरती पे पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। व्हाइटमैन कमीशन भी बोला जाता है इसको, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता रहा है, ठीक है, कि किस आयोग को जो है व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसलिए इसे व्हाइटमैन कमीशन साइमन कमीशन को बोला जाता है कि इसके जितने भी मेंबर थे, कुल 7 मेंबर थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, उसमें किसी भी भारतीयों को जो है शामिल नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन भारत में आया कब था? पहली बार 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसे यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए कि भारत में अभी हमने मताधिकार की बात की है, तो क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला और कहाँ मिला? भारत में महिलाओं के मताधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वह इसी अधिनियम के तहत जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, मत डालने का जो है अधिकार दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये क्या है? मताधिकार के विस्तार की तरफ जो है उठाया गया एक छोटा सा कदम था, जहां एक और संपत्ति, शिक्षा, कर इत्यादि पे जो है निर्भर करता था मताधिकार, वहीं इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई कि महिलाओं को भी मताधिकार मिले और महिला मतदान करने में सक्षम हो, ठीक है। तो ये प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए गए थे दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कर दिया गया कि पूरे देश में, पूरे ब्रिटिश भारत में या प्रांतों की अगर बात करें तो सभी प्रांतों में इसे कंपलसरी नहीं बनाया गया, छोड़ दिया गया उस प्रांत के नेतृत्व के ऊपर, उसके विधायिका के ऊपर कि अगर आप
चाहो, आपका मन करे तो महिलाओं को आप अपने प्रांत में मत का अधिकार दो, नहीं मन करे तो मत दो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन एक प्रयास तो माना ही जा सकता है कि महिलाओं के मताधिकार को जो है ध्यान में जो लाया गया, मेन स्ट्रीम में लाया गया। तो इस प्रकार भारत का वो कौन सा ब्रिटिश भारत का प्रांत था जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? दोस्तों, आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ गलती नहीं करना है। वो प्रांत था मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी में दोस्तों महिलाओं को क्या किया गया? पहली बार वोट डालने का जो है अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस भारतीय प्रांत में जो है, किस भारतीय ब्रिटिश भारत की प्रेसिडेंसी में पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया? तो वो प्रांत था मद्रास। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस अधिनियम की जो कुछ खामियां थी उसके बारे में। ठीक है, क्या खामियां थी? क्योंकि कुछ खामियां थी, उस खामियों के आधार पर फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया की भी हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही इस अधिनियम के ऊपर, महात्मा गांधी क्या प्रतिक्रिया रही, एनी बेसेंट की क्या प्रतिक्रिया रही, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो कुछ इसकी सीमाएं थी इस अधिनियम की, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने बात की थी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय की, यहाँ भी झोल था। ठीक है ना, विषयों का विभाजन सही तरीके से नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेज तो ये सब तो दिखावा था, ढोंग था, बस वो चाहते नहीं थे कि वास्तविक रूप से कोई सुधार हो। ठीक है ना, अब क्या देखिए, सिंचाई को आरक्षित विषय के अंदर शामिल कर दिया और कृषि को हस्तांतरित विषय के अंदर शामिल कर दिया। अब जो प्रांतीय विधायिका है वो क्या करेगी? किसी के कायाकल्प के लिए अगर वो कार्य करेगी कि किसी कार्य का कैसे उत्थान हो, तो कृषि के लिए सिंचाई तो प्रमुख जरूरत होती है ना। लेकिन अब सिंचाई करने के लिए बोरिंग करवाएंगे, नहर खुदवाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? दिक्कत होगी ना। क्यों? क्योंकि इसको, सिंचाई को आरक्षित विषय के अंदर शामिल कर लिया गया था। ये सिंचाई जो था इसको आरक्षित विषय में शामिल कर लिया गया, लेकिन ये कृषि जो था इसको हस्तांतरित विषय के अंदर शामिल कर लिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब जब वित्त ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो हम कुआं कहाँ से खुदवाएंगे बताइए? हम नहर कहाँ से खुदवाएंगे बताइए? हम बोरिंग कहाँ से करवाएंगे ताकि खेतों तक सिंचाई का पानी पहुँचे और ठीक से कृषि कार्य हो पाए? संभव नहीं था ना, कठिनाई होती ना। तो इससे क्या निकल के आता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में खोट था, उनके मंशा पे ही सवाल उठता है कि एक तरफ तुम आरक्षित विषय में सिंचाई को शामिल कर रहे हो और हस्तांतरित विषय में कृषि को शामिल कर रहे हो, और वित्त नहीं है तो हम कैसे हॉस्पिटल बनवाएंगे बताइए? मेरे मन में तो है कि हमारे क्षेत्र में जो है एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, लेकिन मेरे पास पैसा अगर नहीं होगा, धन की कमी होगी, तो फिर वो मंत्री जी कैसे उस कल्याणकारी योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे बताइए? संभव है क्या? नहीं संभव है ना। तो यहीं से अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट होती है। इसके साथ ही जो सिविल सर्विस के अधिकारी थे दोस्तों, वो भी मंत्रियों के प्रति वफादार नहीं थे, वायसराय के कार्यकारी परिषद के प्रति ही वो भी वफादार थे, क्योंकि इस समय तक भी जो सिविल सर्विस के अधिकारी थे वो अधिकांश तो अंग्रेज ही थे। अब मान लो कि कोई मंत्री, जैसे अभी भारत की हम बात करें, लोकतंत्र है, अब यहाँ पे किसी मंत्री को क्या पता है? उनको, वो तो प्रतिनिधि हैं जनता के, क्योंकि लोकतंत्र है। उनको जानकारी देता है कौन? जो उनके साथ उनके सचिव के रूप में काम कर रहा होता है, एक IAS अधिकारी, एक सिविल सर्वेंट, वो उनको सही चीज़ों की सही जानकारी देता है, सभी बातों की। ठीक है ना, और जो संभावित उपाय हो सकते हैं उससे संबंधित मंत्रणा भी वो करता है मंत्री जी से, तब जाकर के चीज़ें ठीक ठीक चलती हैं। लेकिन तत्कालीन समय में क्या था, जो ये सिविल सर्विस अधिकारी थे ये भी मंत्रियों के समर्थक नहीं थे, मंत्रियों के साथ अलाइन होकर के काम नहीं करना पसंद करते थे। ये भी गवर्नर के प्रति ही जो है, वायसराय के प्रति और उसकी कार्यकारी परिषद के प्रति ही जो है, ये वफादारी दिखाते थे दोस्तों। तो यह भी एक टेक्निकल इशू था।
इसके साथ ही मंत्रियों के बीच भी आपसी विधायी एकता की कमी थी, ठीक है ना, और वो गवर्नर की मर्जी पे ही काम करते थे, ठीक है। अब गवर्नर ने क्या क्या, मंत्री मान लो कि 10 मंत्री है, उस 10 मंत्री में से 4 मंत्री को अपने हिसाब से अपने पक्ष में कर लिया कुछ ना कुछ बात करके, ठीक है। तो अब जो मंत्री, ये 10 मंत्री हैं, इसमें 4 तो चले गए, इनका माइंडसेट चेंज हो चुका, अब ये वायसराय के हिसाब से काम करेंगे और सोचेंगे, इनके सोचने का तरीका बदल गया। तो जो मंत्री थे इनके बीच में भी क्या होता था, आपसी एकता का कमी होता था दोस्तों। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा पंगु बनाने वाला प्रावधान कर दिया गया था इस अधिनियम में, वो क्या था कि वायसराय के हाथ में जो है असीमित वीटो का पावर दे दिया गया था, ठीक है ना, असीमित वीटो का पावर दे दिया गया था। अगर मान लो कि अंग्रेज शासक, अंग्रेज प्रशासन, अंग्रेजी शासन अगर कोई ऐसा विधेयक पारित करवाना चाहती है जो भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है, और अनुकूल नहीं है इसलिए जो विधायिका है उसने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तो फिर भी वायसराय क्या करेगा, वायसराय क्या करेगा कि अगर उसको लगेगा कि नहीं ये अपने ब्रिटिश हित के लिए है, तो क्या करेगा, अपने हितों के लिए है, तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है अपना सर्टिफिकेशन दे करके, प्रमाणन दे करके जो है उस विधेयक को कानून बना देगा। तब विधायिका का पावर तो धरा का धरा रह गया ना, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वायसराय के पास असीमित वीटो की शक्ति है। आप अगर विरोध करेंगे, अगर वो अंग्रेजों के हित में है, तो आप कितना भी विरोध करेंगे, वो अपने वीटो पावर का यूज करके सर्टिफिकेशन दे करके जो है दोस्तों वो क्या करेगा, कानून बना देगा। तो यह क्या है, एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक ही है दोस्तों, जिसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यह वायसराय जो है अपना सर्टिफिकेशन के द्वारा जो है कानून का निर्माण कर लेता था, ठीक है। इसके साथ ही अब हम राजनीतिक प्रक्रिया की बात कर लें। यहाँ से भी परीक्षा में कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस भारत सरकार अधिनियम 1919 को बेहद निराशाजनक और असंतोषजनक बताया था दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1918 ईस्वी में। क्या हुआ था, इसका विशेष अधिवेशन हुआ था मुंबई में, विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सैयद हसन इमाम ने, ठीक है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 1918 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में जो बम्बई में आयोजित हुआ था और जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे, इस अधिनियम की आलोचना की गई दोस्तों, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट की प्रतिक्रिया को जानते हैं। एनी बेसेंट ने क्या कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था यह अधिनियम जो है यह इंग्लैंड की ओर से दिया गया एक अनुचित प्रस्ताव है। एनी बेसेंट का यह कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल सीधे सीधे पूछा जा सकता है इनके नाम लेकर के। इन्होंने एक अनुचित प्रस्ताव कहा था एनी बेसेंट ने भारत सरकार अधिनियम 1919 को, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा था, इसे ध्यान रखेंगे। ये सनलेस डॉन कहा था, ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और इसकी परिणति क्या हुई दोस्तों, ये जो असंतोष था, ये असंतोष जो रॉलेट एक्ट के दमन से संबंधित असंतोष था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था, तो इस सब ने जो है क्या किया, एकीकृत रूप से महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसी का मार्ग प्रशस्त किया था दोस्तों, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं की अगर बात कर लें, असहयोग आंदोलन समझ गए ना कि जो रॉलेट एक्ट से संबंधित समस्याएं थी, जो प्रावधान किया गया था, लोग असंतुष्ट थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लोग असंतुष्ट थे। तो इन सब का जो है, उसके बाद ये 1919 का अधिनियम आ गया, लोग असंतुष्ट थे। तो यहाँ से जो लोगों के मन में असंतुष्टि का जो ज्वाला फूटा, तो वो परिणत हो गया कहाँ, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के रूप में, इसे ध्यान रखेंगे। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई, 1921 में। तो ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही इसका जो है स्थापना किया गया था नरेंद्र मंडल का। उद्देश्य क्या था, देशी रियासतों के लिए परामर्शदात्री मंच के रूप में
काम करना, परामर्शदात्री मंच के रूप में काम करना, वायसराय के साथ जो मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके लिए एक मंच प्रदान करना देशी रियासत को द्वारा। ठीक है। उसके बाद बजट का विभाजन कर दिया गया, केंद्र का बजट और राज्य का बजट जो है प्रांत का बजट जो है उसको पृथक कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1924 में, और इसी के सिफारिश के आधार पर भारत में लोकसभा आयोग का गठन हुआ था। और 1926 में जो है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लियोनेल कर्टिस की बात करें तो द्वैध शासन शब्द के प्रतिपादक इस कॉन्सेप्ट के कौन थे? लियोनेल कर्टिस। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद महिलाओं के मताधिकार की हम अगर बात करें तो महिला में मताधिकार के इतिहास की शुरुआत जो है इसी अधिनियम के बाद होती है, और भारत में पहली बार जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। ध्यान रखेंगे। द्वैध शासन का प्रांतों में जो है अंत कब किया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म किया गया। तब तक के लिए वर्ष 1921 से लेकर के 1937 ईस्वी तक जो है प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली चलती रही दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार आज के इस सेशन में हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे सबकी चर्चा की है, इसकी सीमाओं की चर्चा की है, जो कुछ सही बात था उसके बारे में भी हमने जाना है, जो इसकी छोटी छोटी बारीकियां थी जैसे द्वैध शासन की बात करें, केंद्र में विधानमंडल को जो है उच्च सदन और निचला सदन में विभाजित करना, उसके सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचित तरीके से या मनोनयन के तरीके से, उन सब बातों पे हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा की है। निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए आशान्वित हूँ कि यहाँ से अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो आज के इस सेशन में होंगे दोस्तों। तो आप बिना स्किप के पूरे सेशन को अंत तक देखिए, और प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है ना। निश्चित रूप से जो हमने बोला है वो प्रमाणित हो चुका है कि कमीशन के द्वारा वहां से सवाल पूछे जाएंगे। मैंने बोला था, पूछे गए हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे जाइए और वहां पे शॉर्ट वीडियो वाले कॉलम आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे भरे पड़े हैं प्रमाण। और मैं नियमित रूप से डेली एक दो प्रमाण उस पर डाल ही रहा हूं, तो वो आपको लगातार उसकी संख्या भी बहुत बढ़ने वाली है। और 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ ही गया है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए बहुत ही जोरदार तरीके से लगना होगा, और सफलता पाने के लिए आपको पंकज सर की क्लास को देखना होगा। निश्चित रूप से जो बताऊंगा वही परीक्षा में आएगा। पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए और सफलता के नजदीक पहुंचिए दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सेशन को देख करके जाइए, परीक्षा हॉल में आने वाले सभी सवालों को गर्दा उड़ाइए। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।